हेलो एंड वेलकम बैक है बच्चा लोग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का एडुविश में। आज का ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसमें हम 12th एसपी का चैप्टर फर्स्ट जो कि इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, कोई डाउट रहा तो कमेंट करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज इट टेक्स टू मच एफर्ट्स टू मेक अ वीडियो। सो बिना देरी किए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑल्सो आप अपनी टेक्स्ट बुक और पेंसिल लेके बैठना बिकॉज जो चीज़ें मैं टिक करके दूंगा आपको बस वही पढ़नी है और एग्जाम के लिए वही प्रिपेयर करना है। तो बढ़ते हैं चैप्टर पर। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस में ही एक मतलब छुपा हुआ है। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। आप पेंसिल से अपने टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें लिखते चलो जो मैं आपको बताता हूँ। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और फाइनेंस का मतलब होता है मनी यानी कि पैसा। तो क्या कहा जा रहा है कि टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मतलब जो फाइनेंस है वो किस चीज से रिलेटेड है? पैसे और पैसे के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो, मतलब पैसे का जो लेन देन हो रहा है उससे भी रिलेटेड है फाइनेंस। मतलब इनफ्लो हो रहा है पैसों का और आउटफ्लो हो रहा है पैसों का। उसके बाद हेनरी फोर्ड ने एक चीज कही है जो कि मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। इस लाइन को आप याद रखना क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जैसे कि मनी इज एन आर्म और लेग और उसके डैश में आपको पूछ देगा तो आपको आना चाहिए यूज इट और लूज इट। उसके बाद में बढ़ते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के मीनिंग पर। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में आपको समझाता हूँ। क्या कि कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। तो हमें कॉर्पोरेट का मीनिंग तो पता है क्या है, कंपनी होता है। तो मतलब क्या, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कंपनी। ठीक है, कॉर्पोरेशन को हटा दो, हार्ड वर्ड को वहां पे कंपनी को डाल दो। क्या हो रहा है? रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कंपनी इज कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसका सिंपल मतलब समझो तो जैसे कि अगर आप किसी शॉप में जा रहे हो, आपको पार्ले जी बिस्किट खरीदना है जो कि 10 रुपए का है, तो आपको 10 रुपए लगेंगे, राइट? मतलब आपको पैसे लगेंगे वो चीज खरीदने के लिए। उसी तरह जो पार्ले जी बिस्किट की कंपनी है उसे पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए भी पैसे लगते होंगे। तो उसी पैसे को रेज करना और उन्हीं पैसों को बिस्किट बनाने में यूज करना, ये कौन कर रहा है? एक कंपनी कर रही है। तो कंपनी क्या कर रही है? यहाँ पे रेज कर रही है पैसों को और यूज कर रही है, तो उसी को कहते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ने मिलता है कि टू टाइप ऑफ डिसीजन होता है। ठीक है, आप लिखते चलो कितने टाइप के डिसीजन होते हैं? टू टाइप ऑफ डिसीजन होता है। पहला डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन और दूसरा डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल डिसीजन का सिंपल मीनिंग अगर आप समझो, सिंपल मीनिंग समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन जो कि आपके टेक्स्ट बुक में फाइनेंसिंग डिसीजन का जो आपको पैराग्राफ देके है उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। मतलब बाय हार्ट टाइप ही कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन में पूछा जा सकता है। और जस्टिफिकेशन में एक चीज याद रखना कि जस्टिफिकेशन में आप अपनी मन से चीजें नहीं लिख सकते हो, वहां पे पॉइंटर्स लिखने पड़ते हैं, इसीलिए आपको वो थोड़ा बाय हार्ट करना पड़ेगा। लेकिन फाइनेंशियल डिसीजन का सिंपल मीनिंग मैं आपको समझा दूं तो उसका मतलब होता है कि कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से उठाएगी। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब क्या? कहाँ कहाँ से पैसा उठाएगी, मतलब कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से लाएगी यूज करने के लिए। उसके बाद बढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सिंपल मीनिंग क्या है कि कंपनी पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेगी। मतलब क्या? फाइनेंशियल डिसीजन मतलब कंपनी पैसा कहाँ कहाँ से लाएगी और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब कंपनी पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी। अब कंपनी को पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है? तो देखो, कंपनी अगर पैसा अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करेगी तो उस इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और वो रिटर्न कंपनी किसको दे सकेगी? उनके ओनर्स को दे सकेगी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से लिया जाता है और एक कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में टेक्स्ट बुक की एक लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है, फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन की ये जो डेफिनेशन है इसको याद रख लो कि क्या? फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को ढूंढना और उन्हें डिप्लॉय करना, मतलब क्या? एक सही जगह पे इन्वेस्ट करना, उसी चीज को क्या कहते हैं? इन्वेस्टिंग डिसीजन कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ऑल्सो क्या? कैपिटल बजटिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। अब मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक सिंपल वे में समझा दूंगा।
आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड्स एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस ही क्वेश्चन है, आपको आ सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस भी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंस का मीनिंग ही होता है सिग्निफिकेंस। ठीक है, कुछ सिमिलर वर्ड होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में जैसे का वैसा क्वेश्चन नहीं आ जाता, राइट। तो बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब डिसीजन मेकिंग में हेल्प कैसे करता है कि एक कंपनी के पास अगर फंड्स ही नहीं हो तो वो किस प्रोजेक्ट पे काम करेगी, राइट। एक कंपनी के पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पे उस कंपनी को क्या करना है, वर्क करना है। और वर्क करने का मतलब ही क्या होता है, डिसीजन बना रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, मैंने वही पॉइंटर्स लिखे हैं जो कि इजी है आपको याद रखने में पेपर के लिए, राइट। जो हार्ड पॉइंट्स है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। तो जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप उन्हीं को भी याद कर लोगे तो भी चल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर कंपनी के पास अगर पैसा हो तभी तो वो किसी नए प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल रेज कर पाएगी, राइट। अगर कंपनी के पास पैसा ही ना हो तो वो न्यू प्रोजेक्ट में पैसा डालेगी कैसे। मतलब कोई नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए भी कंपनी को पैसा लगता है, राइट। तो उसके लिए फंड्स होने भी तो चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले उसे रिसर्च करनी पड़ती है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई है कि नहीं। उसी को कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब उस चीज़ के लिए भी पैसा लगता है। तो यहाँ पे एक नोट करना चीज़ कि स्मॉल कंपनी जो होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अफोर्ड नहीं कर पाती। तो ये कौन करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वही करती है। उसके बाद फोर पॉइंट है हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी के पास पैसा है, राइट, कंपनी के पास फंड्स है, तभी वो मंथ टू मंथ सैलरीज दे पाएंगी एम्प्लॉयर्स की। अगर कंपनी के पास पैसे ही नहीं है तो वो सैलरी नहीं दे पाएगी, सैलरी नहीं दे पाएगी तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे कंपनी पे, उसके कंपनी के अगेंस्ट हो जाएंगे या फिर छोड़ देंगे काम करना। तो कंपनी बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। उसीलिए पैसों की जरूरत होती है। उसके बाद सेवंथ पॉइंट है मैनेजिंग रिस्क। कि क्या हो गया, जैसे कि कोविड आया था, राइट, तभी कितने कंपनीज को लॉस हुआ था। तो अगर कंपनी के पास पहले से ही पैसा है, मतलब कंपनी के पास अगर पैसा है और ऐसे कोई कोविड वगैरह आ गया उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उन्हीं पैसों से कंपनी क्या कर लेगी, इस रिस्क को मैनेज कर लेगी, मतलब इस लॉस को कवर अप कर लेगी। उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो वही चीज़ बताई गई है, अगर कंपनी के पास पहले से ही सेव पैसा नहीं होगा तो जो लॉस हुआ है कंपनी को इस वक्त में, जैसे कोविड वाले वक्त में कंपनी को जो लॉस हुआ है, वहाँ पे कंपनी फिर क्या करेगी, कंपनी तो डूब जाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 8 रिप्लेस ओल्ड असेट्स। मतलब अभी कंपनी जैसे 10 साल से एक असेट को यूज़ कर रही है और मानो कि वो असेट अब खराब हो गया है। अब कंपनी को वो असेट बेचना है और नया असेट खरीदना है। अब नया असेट खरीदने के लिए भी तो पैसा लगता है ना। कंपनी के पास अगर पैसे ही नहीं होगा तो वो नया असेट कहाँ से खरीदेगी, तो वही बात कही गई है। उसके बाद 9 पॉइंट क्या है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसको पे किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है उनको जिनसे हमने लोन लिया है, और डिविडेंड उनको पे किया जाता है जो ओनर है कंपनी के। ठीक है, अब डिविडेंड और इंटरेस्ट पे करने के लिए भी क्या लगता है, पैसा लगता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो कि डिविडेंड किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है। और इंटरेस्ट किसको मिलता है, डिबेंचर होल्डर्स या फिर डिपॉजिट, जहाँ कहीं से भी हम लोन खरीदते हैं या फिर बोरो करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगी, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि सेकंड चैप्टर का वन शॉट वीडियो जल्दी ही आने वाला है। ओके, बढ़ते हैं आगे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, अभी नोट करो, दिमाग में एक चीज फिट कर लो। क्या फिट कर लो कि हमने क्या पढ़ा अभी, टू टाइप ऑफ डिसीजन पढ़े, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, टू टाइप ऑफ कैपिटल। टू टाइप ऑफ कैपिटल क्या है, पहला है फिक्स कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल। याद रखो, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब फिक्स कैपिटल का मतलब समझते हैं। यहाँ पे और एक चीज ध्यान दो, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के लिए मैं आपको 5-5 या 6-6 पॉइंट्स लिख के देने वाला हूँ। यहीं पे वो पॉइंट्स अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आपने अगर इन पॉइंट्स को अच्छे से कर लिया तो फिर आपको डिस्टिंग्विश पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर 1 में फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डिस्टिंग्विश पढ़ रहे हो तो आप उनके पॉइंट्स कर लो, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं ये सबसे ज्यादा इजी पॉइंट्स है। अगर आपने इनको कर लिया तो फिर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिक्स कैपिटल के पॉइंट्स देख लेते हैं। फिक्स कैपिटल का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कैपिटल विच इज यूज्ड फॉर बाइंग फिक्स्ड असेट्स विच आर यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन अ बिजनेस। इसका मतलब क्या, फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिससे हम क्या खरीदते हैं, फिक्स्ड असेट्स खरीदते हैं। फिक्स्ड असेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड असेट वो असेट होते हैं जो कि लॉन्गर टाइम के लिए होते हैं एक बिजनेस में।
फिक्स्ड एसेट मतलब क्या, कोई मशीनरी हो गई या फिर कंपनी बनाने के लिए जो जगह हमने खरीदी है उसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। मतलब ऐसा समझ लो, फिक्स्ड एसेट एक ऐसी चीज है जो कि गड़ी हुई है एक जगह पे। मतलब वो उस चीज जगह पे रखी जाए तो वो वही रहेगी कुछ सालों के लिए, मतलब बहुत सालों के लिए वही रहेगी, उसी को कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्या कि दिस असेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। इसका मतलब ये होता है कि जो फिक्स्ड असेट्स होते हैं जो हम खरीदते हैं वो रीसेल के लिए नहीं होते। मतलब जैसे कंपनी में हमने एक प्रोडक्ट बनाया है तो वो किस चीज़ के लिए बनाया है, वो हमने सेल करने के बनाया है, वो हमने क्या रीसेल करने के लिए बनाया है। लेकिन एक बार कंपनी में जो कुछ मशीनरी वगैरह हम खरीदते हैं, जो फिक्स्ड असेट खरीदते हैं, वो रीसेल के मतलब से नहीं खरीदते हैं। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जो कि एक एग्जांपल है। आप हमेशा क्या करना, जब कभी भी कुछ 5-6 पॉइंट्स लिखो, ये एक आंसर की राइटिंग टिप दे रहा हूँ कि आप जब कभी भी पॉइंटर्स लिखो तो वहाँ पे एक एग्जांपल इंक्लूड कर देना। एग्जांपल इंक्लूड करने से क्या होता है कि जो चेकर होता है उसको क्या लगता है कि भाई बंदे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, उसने एग्जाम्पल तक लिखा है। मतलब अब एग्जाम्पल से क्या होता है कि आप समझा रहे हो जो चीज़ आपने लिखी है, राइट, तो वो हेल्पफुल है मार्क्स मिलने में। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या आता है कि कैपिटल यूज्ड फॉर परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। ठीक है। और हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल एक लिखो या दो लिखो, उसके बाद एक्सेट्रा लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि मैंने बोला वो चीज़ क्या होती है, गड़ी होती है फिक्स्ड असेट, तो वही परचेसिंग लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या है, रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म। रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म मतलब क्या, जो फिक्स्ड असेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं बिजनेस में। ठीक है। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है रिमेन्स संक इन बिजनेस। रिमेन्स संक इन बिजनेस मतलब क्या, गड़े हुए होते हैं बिजनेस में, मतलब बहुत सालों के लिए, 10-20-30 सालों के लिए गड़े हुए होते हैं बिजनेस में, निकलते नहीं है जल्दी से, तो रिमेन्स संक इन बिजनेस। उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है, रेज थ्रू शेयर्स, डिबेंचर्स एंड टर्म लोन। ठीक है। फिक्स्ड एसेट में हम कहाँ से रेज करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स या फिर टर्म लोन से। यहाँ पर अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देता हूँ, बिजनेस खड़ा करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल और बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल। मतलब क्या, बिजनेस खड़ा जब करना है, जब बनाना है, तब क्या लगता है, फिक्स्ड कैपिटल लगता है। और जब बिजनेस चलाना होता है, डे टू डे चलाना होता है, तब वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करना मतलब क्या, मतलब जिनकी वजह से हमें फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए होगा या फिर ज्यादा चाहिए होगा, वो डिसाइड करना। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ बस उन्हीं को याद रखना, क्योंकि वो याद रखने के लिए ज्यादा आसान है। फैक्टर्स का फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मतलब क्या कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैव टू इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स। ट्रेडिंग बिजनेस में नॉट नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपल एग्जांपल से याद रखो, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मतलब एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो क्या है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे कि कोई रिलायंस की इंडस्ट्री होगी या फिर कोई ऐसी कंपनी समझो जो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अब जो कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है उसको तो बहुत बड़ी जगह लगेगी, बहुत बड़ा स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगेगा, ऑल्सो उतनी सारी बड़ी बड़ी मशीनरीज लगेंगी। तो क्या, इनका नेचर ऑफ बिजनेस बड़ा है, तो इनको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा लगेगा, मतलब फिक्स कैपिटल इनको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे कि वो एक ट्रेडिंग बिजनेस कंपनी है, मतलब समझ लो जो कि रिटेल शॉप्स हैं हमारे आजू बाजू में, उनका समझ लो, उनको क्या एक छोटी सी ही जगह लगती है और सामान भी ज़्यादा नहीं होता, तो उन्हें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगता है क्या, नहीं, उन्हें फिक्स कैपिटल लगता है कम। तो सिंपल याद रखो कि बड़ी कंपनीज को फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगता है, छोटी कंपनीज को फिक्स कैपिटल कम लगता है। उसके बाद साइज ऑफ बिजनेस, मैंने वो जो अभी एग्जाम्पल दिया वही है कि अगर बिजनेस का साइज बड़ा होगा तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, बिजनेस का साइज छोटा होगा तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट, मतलब क्या कि अगर हम मतलब खुद की जगह खरीद रहे हैं, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अगर हम खुद की जगह खरीद रहे हैं तो हमें ज़्यादा पैसा लगेगा, मतलब क्या, फिक्स कैपिटल ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर हम उधार पे ले रहे हैं, लेकिन अगर हम वही जगह रेंट पे ले रहे हैं या फिर दुकान रेंट पे ले रहे हैं, मतलब हमें फिक्स कैपिटल कम लगेगा। उसके बाद इंटरनेशनल कंडीशंस, मतलब अगर इंटरनेशनल कंडीशंस बहुत अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली बेचे जा रहे हैं, तो हमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा। अगर उतना अच्छा नहीं है, इंटरनेशनल कंडीशंस हमारी बैड है, ख़राब है, तो हमें क्या, लो फिक्स कैपिटल लगेगा। उसके बाद ट्रेंडिंग इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी में हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर हमारी जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, मतलब हमें प्रोडक्शन ज़्यादा ज़्यादा इस पे करना पड़ रहा है, राइट, तो मतलब हमें फिक्स कैपिटल हाई लगेगा। लेकिन अगर वही उतना अच्छा नहीं है ट्रेंड हमारा इकोनॉमी में, तो फिक्स कैपिटल लो लगेगा। यहाँ पे और एक चीज़ याद रखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे हाई लो ये चीज़ लिख के रखी है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ भी गया तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, बस आपको उसे सेंटेंस में कन्वर्ट करके लिखाना है। अब आप उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कैसे करोगे, जैसे कि मैंने ट्रेंडिंग इकोनॉमी बोला, तो आप अपने थोड़ा दिमाग को चलाओ,
आप कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? इफ द प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी इज ट्रेंडिंग इन द इकोनॉमी, सो वी विल नीड हाई फिक्स्ड कैपिटल, बट इफ इट इज नॉट, सो वी नीड लो फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ऐसे तरीके से भी याद रख सकते हो। उसके बाद है पॉपुलेशन ट्रेंड। पॉपुलेशन ट्रेंड मतलब क्या? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम। तो उसका मतलब क्या कि मतलब मैं हमारे हमारे बिजनेस को अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए, राइट? तो बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए भी हमें हाई हाई फिक्स कैपिटल लगेगा। लेकिन हम अगर नहीं कर रहे हो, पॉपुलेशन ट्रेंड उतना नहीं है और हम अपना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर रहे हो, तो हमें कम फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। उसके बाद कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस मतलब क्या कि अगर अपना कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में हो तो हाई फिक्स कैपिटल लगेगा, ट्रेंडिंग में नहीं हो तो लो फिक्स कैपिटल लगेगा। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, आप इन्हीं को भी याद रख लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे ईजिएस्ट है आपको याद रखने के लिए। ओके, तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि अपकमिंग वन शॉट वीडियोस आने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं एग्जाम्स में। तो बढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल पर। वर्किंग कैपिटल में भी मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं, तो वर्किंग कैपिटल का पढ़ लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब एक चीज़ याद रखो कि कैपिटल विच इज यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हुआ कि कैपिटल जो हम यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज कैरी करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। दूसरा पॉइंट याद रखो, वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। ऑब्जेक्टिव में आएगा, याद रखना। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटिंग कैपिटल। यहाँ पे और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि वर्किंग कैपिटल मतलब क्या है। कि जैसे कि हमारा कोई दूध डेयरी का बिजनेस है, जहाँ पे क्या मतलब मिल्क की सर्विसेज हम देते हैं, जहाँ पे क्या रोज के रोज दूध के पैकेट्स आते हैं रोज सुबह। तो उसके लिए क्या रोज के रोज दूध आ रहा है, खत्म हो रहा है, फिर नेक्स्ट डे आ रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये डे टू डे एक्टिविटीज हो गई। तो इस चीज के लिए हमें क्या लगेगा? वर्किंग कैपिटल। मतलब जो जगह हमने बना के रखी है वो दूध बेचने के लिए, वो जगह हो गई फिक्स्ड कैपिटल। और जो डे टू डे हम सामान लाके बेच रहे हैं उसे हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, समझ लो, सिंपल है। थर्ड पॉइंट क्या है? रिजॉल्व्स इन द बिजनेस। फोर्थ पॉइंट है रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म। कि जैसे फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए रिक्वायर्ड था, उसी तरीके से जो वर्किंग कैपिटल है वो शॉर्ट टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि हम एक दिन लाया, सामान बेच दिया, फिर नेक्स्ट डे लाया, सामान बेच दिया। फिफ्थ पॉइंट है मनी नीडेड टू बाय करंट असेट्स। मतलब क्या वर्किंग कैपिटल में जो हम पैसा लाते हैं वो किस चीज के लिए लाते हैं? करंट असेट्स खरीदने के लिए लाते हैं। उसके बाद में सिक्स्थ क्या है? रेज थ्रू बैंक्स, ट्रेड क्रेडिट, शेयर्स एंड डेबिचर। मतलब क्या कि ये भी कहाँ से हम रेज कर सकते हैं? बैंक से लोन लेके, ट्रेड क्रेडिट लेके, शेयर से या फिर डिबेंचर से। और किस चीज के लिए होता है करंट असेट्स? मतलब वही जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आज सामान लाया, सामान खत्म हो गया, फिर से दूसरी होलसेल में गए, सामान लाया, फिर से खत्म हो गया। डे टू डे के लिए पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल होता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? एक्सेस ऑफ करंट असेट ओवर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो जैसे कि इस तरह हमने वर्किंग कैपिटल को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब क्या वही चीज है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को। मतलब वर्किंग कैपिटल ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, उसी चीज को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही पॉइंट आप पढ़ना जो मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ में बताने वाला हूँ, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब वही मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले उसमें बताया था। एक हमें एक याद रखना कि जब आप फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स लिखते हो और वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स लिखते हो, तो आप आप अगर इन दोनों में से एक के भी याद कर लो तो आप दोनों में लिख सकते हो। मतलब फिक्स कैपिटल के अगर आपने याद कर लिए तो वही इनमें छाप दो, इनमें कॉपी कर दो और इनमें अपने मन से लिख दो कि मतलब कंपनी बड़ी है तो हाई लगेगा, कंपनी छोटी है तो लो लगेगा। ऐसे आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, दोनों की याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस में क्या कहा जाता है? बिजनेस क्या कर रहा है? डेली नीड्स के प्रोडक्ट्स बेच रहा है। मतलब जैसे कोलगेट, साबुन, ये सब जो चीजें हैं, डेली नीड्स के प्रोडक्ट बेच रहा है तो क्या लेस वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन अगर बिजनेस क्या कर रहा है, मतलब डेली नीड्स के सामान तो बेच रहा है लेकिन लग्जरियस सामान बेच रहा है, तो उसे क्या लगेगा? उसे हाई वर्किंग कैपिटल लगेगा। ओके, उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि साइज ऑफ बिजनेस, वही चीज़ है कि अगर इंडस्ट्री जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होंगी तो हाई वर्किंग कैपिटल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होंगी तो लो वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सेल्स, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ सेल होगा अपना तो हाई वर्किंग कैपिटल, लो वॉल्यूम ऑफ सेल होगा तो लेस वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसका क्या है? प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल करके एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखो। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, प्रोडक्ट साइकिल की याद रखो, आ सकता है एक मार्क के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मतलब क्या
एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड्स में। ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, अगर हमारी प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा लंबी है तो हाई वर्किंग कैपिटल लगेगा, लेकिन प्रोडक्शन साइकिल शॉर्टर है तो लो वर्किंग कैपिटल लगेगा। उसके बाद में क्या कहा जा रहा है, मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी मतलब क्या होता है, एक चीज़ याद रखो, मैनेजमेंट कौन करता है, मैनेजमेंट मैनेजर करता है। अगर हमारा मैनेजर मैनेजमेंट को इफेक्टिवली नहीं कर रहा है, पैसे को इफेक्टिवली यूज नहीं कर रहा है, तो हमें क्या, हाई वर्किंग कैपिटल लगेगा। लेकिन अगर मैनेजर इंटेलिजेंट है और पैसे को इफेक्टिवली यूज कर रहा है तो हमें लो वर्किंग कैपिटल लगेगा। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सेट्रा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल भी हो गया। अब आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में। अब देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर में टेक्स्ट बुक में आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ देखे है, ऐसा वैसा ये वो बता गए, लेकिन सिंपल डेफिनेशन बोलूँ तो याद रखो, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला, ओन्ड कैपिटल प्लस बोरोड कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑल्सो आप क्या लिख सकते हो, मिक्सअप ऑफ डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक चीज ध्यान दो कि मतलब क्या आता है, ओन कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब क्या, अब कैपिटल स्ट्रक्चर आप ज्यादा डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, राइट। तो सेकंड चैप्टर का वन शॉट वीडियो आने वाला है चैनल पे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ओन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, एंड बोरोड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ डिबेंचर्स, लोन्स, टर्म लोन्स, डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। ऑल्सो एक चीज याद रखो, कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स। ये एमसीक्यू में वगैरह आ सकता है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट सिक्योरिटी मिक्स। तो जैसे कि हमने ये भी पढ़ लिया, अब यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर सेकंड चैप्टर में ज्यादा अच्छे से बताया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, ऐसा कैपिटल जो कि इक्विटी शेयर से आया हुआ है, ऐसा कैपिटल जो कि इक्विटी शेयर से आया हुआ है। अब इक्विटी शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। मतलब क्या, इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड बाद में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है। ये हम सेकंड चैप्टर में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है जिनको पहले डिविडेंड मिलता है, सबसे पहले डिविडेंड मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर से। उसके बाद में क्या है, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब ही क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है। उसके बाद बोरोड कैपिटल मतलब क्या होता है, डिबेंचर, ऑल्सो कॉल्ड एज डेब्ट कैपिटल। यहाँ पे याद रखो, डिबेंचर को ही हम क्या कहते हैं, डेब्ट कैपिटल कहते हैं, और जो इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करता है इसमें उनको कहते हैं डिबेंचर होल्डर। उसके बाद में टर्म लोन भी होता है जो कि हम बैंक से लेते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स भी वगैरह होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑल्सो एक चीज याद रखो, इक्विटी कैपिटल, कैपिटल ऑफ शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस फंड थ्रू इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, टर्म लोन वो होता है जो हम बैंक से वगैरह लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, या फिर जो डिपॉजिट्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम और चीज ध्यान रखो कि टेक्स्ट बुक में फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल का एक डिस्टिंक्शन देखा है, मतलब डिस्टिंग्विश बिटवीन देखे हैं। लेकिन मैंने जो 6 पॉइंट्स वर्किंग कैपिटल के बताए और 6 पॉइंट्स फिक्स कैपिटल के बताए, अगर आप वो सबसे ज्यादा इजी है, उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर आप उन्हीं को अच्छे से याद कर लेते हो तो जो टेक्स्ट बुक में डिस्टिंग्विश बिटवीन देखे है फिक्स कैपिटल का और वर्किंग कैपिटल का, वो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने जो बताया वाला। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको बस अब इतना करना है कि जो चीजें मैंने बताई, और ये पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। इस पीडीएफ को बार बार पढ़ना। और ये जो वीडियो है, अब आपने फर्स्ट टाइम तो देख लिया है, अब आपको बस क्या करना है, आपको एक ट्रिक यूज करनी है। आप जब भी आपके पास खाली वक्त हो, आप क्या कर देना, इस वीडियो को ऑन करके अपने कान के पास रख देना। मतलब क्या होगा कि जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें मैं समझा रहा हूँ, वो आपके माइंड तक जाती रहेगी। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को बार बार एक ही चीज पढ़ के वो चीज आपके माइंड में फिट हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी, राइट। तो इस तरह आप बोर्ड्स में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ना कैसे है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस कंप्लीट करेंगे, वो भी वन शॉट में। एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।